नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर एक्स्ट्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, बुधवार देर रात मालदा में जिस तरह की हिंसा हुई, 7 मजिस्ट्रेट को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। अभी भी वहां पर हिंसा हो रही है, अभी भी वहां पर सड़क को ब्लॉक करके ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से कहा कि अगर आप चाहें तो इस घटना की जांच एनआईए को सौंप सकते हैं या सीबीआई को सौंप सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। अब जो आदेश आया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल का जिम्मा एनआईए को दिया गया है, तो इस खबर को कैसे देखा जाए? क्या इसमें कोई विदेशी एंगल है, इसलिए एनआईए को जांच दी गई है? अंजू जी, दुखद और दर्दनीय। अगर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुबह में 10 बजे कोर्ट बैठानी पड़ रही, 10 बजे केस रजिस्टर्ड हुआ और 10:30 बजे ये बोलना पड़े कि बंगाल में कल जो हुआ वो हम रात भर देख रहे थे और बहुत ही परेशान थे। अगर ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कहने पे जो मजिस्ट्रेट गए थे एसआईआर की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन की है उसको सुचारू रूप से करने के लिए और उनपे अटैक हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि अटैक होने के बाद उसको रोकने की कोई प्रयास नहीं किया गया, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये विफलता है स्टेट प्रशासन की, पुलिस की, न्यायिक व्यवस्था की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, और उनसे जवाब मांगा गया है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही निराशाजनक है। समझना पड़ेगा कि यह देश कानून के हिसाब से चलता है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि जिन लोगों के पास स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी है वो उनको ज्यादा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। और फिर यह भी कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट बंगाल की हर एक कार्य ऐसा कर रही है जिससे राजनीति की बू आती है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के विवेक पर छोड़ा कि वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएं या एनआईए की इंक्वायरी। अभी पता चल रहा है कि एनआईए की इंक्वायरी का रिक्वेस्ट दिया है इस केस के हवाले से, इस आदेश के हवाले से। लेकिन अंजू जी, क्या एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा बंगाल में? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर एनआईए को दिया गया है तो एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो क्या इसमें फॉरेन एंगल भी इन्वॉल्व है? क्या फॉरेन के पैसे भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि बंगाल में 3 बातें आती हैं अंजू जी। पहला, बंगाल की जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको रोकने का प्रयास बार बार वहां की सरकार कर रही है, और होम मिनिस्टर अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि बंगाल सरकार हमको समर्थन नहीं दे रही है और इसलिए हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में जिस तरीके से सुरंगें हैं जो बांग्लादेश से आने जाने का मार्ग बनता है, या वहां की नदियों का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है, या वहां से जिस तरीके से इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो लोगों की हो या जानवरों की हो। जानवर इधर से वहां, यहां से वहां जाते हैं, चाहे गाय को भेजने की बात हो या वहां के लोगों को यहां लाके नागरिकता दिलाने की बात हो। और तीसरी बात अंजू जी, कल ही हमने देखा कि एक कठोर तरीके से अर्बन नक्सल्स और नक्सल्स को रोकने के प्रयास में एफसीआरए अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि फॉरेन फंडिंग इस देश में जो हो रही है और किसके लिए हो रही है, क्या अराजकताओं को प्रमोट किया जा रहा है, और उसमें जिस तरीके से अपोजिशन दलों ने साथ में आके उस बिल का विरोध किया, ये तीनों एंगल दर्शाता है कि इस एनआईए इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ बाहर आएगा। इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी कुछ आधारशिलाएं हैं। उसमें एक आता है स्टेट, दूसरा आता है सेंटर, तीसरा आता है पार्लियामेंट, फिर आता है जुडिशरी, और एक होता है इलेक्शन कमीशन। अगर इनको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अगर ये लोग अपने दायित्वों का पूरे तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टेट विफल हो रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के सारे वकील चुप हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रात में 2 बजे तक देख रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं पे प्रहार हो रहा था, किस तरीके से बंधक बनाया गया था, किस तरीके से वहां पुलिस नहीं पहुंची। तो जो ममता बनर्जी एक प्राइवेट व्यक्ति को बचाने के लिए, जो उनके इलेक्शन कैंपेनर हैं, पहुंच जाती है डीजीपी को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, और फाइल छीन के आ जाती है, वो ममता बनर्जी और उनकी पुलिस 10 घंटे तक में भी यहां रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई, और ये लोग बंधक बने रहे। बंगाल में जिस तरीके की अराजकता है, जिस तरीके का जंगल राज है, ममता बनर्जी क्या इंक्वायरी करने देंगी? और शशांक जी देखिए, कितनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। उन्होंने क्या कहा?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई ये चौंकाने वाली घटना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देती है। ये सोची समझी और किसी मकसद से की गई लगती है। अब बताइए, कहने सुनने के लिए इसमें बाकी कुछ बचा है? कपिल सिब्बल वहां जो खड़े थे, वो जो इस तरह की दलीलें दे रहे थे, इसका जवाब है उनके पास? नहीं, जवाब देने की कोशिश की। अभी आप जो प्रश्न पूछे थे मैं वही देख रहा था। मेनका गुरुस्वामी जो इनकी सबसे बड़ी वकील है वहां पे कपिल सिब्बल के अलावा, तो मेनका गुरुस्वामी को उन्होंने राज्यसभा भी भेजा है। अभी मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ये एक अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, जिसमें मतलब कोई पॉलिटिक्स नहीं था। और बाद में इसी केस के जिरह के बीच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि बंगाल में कोई भी अपॉलिटिकल बात करता ही नहीं है, सब लोग पॉलिटिसाइज कर चुके हैं सिचुएशन को। लेकिन मामले की गंभीरता इतनी बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहना पड़ गया कि हम किसी को भी इंटरवीन नहीं करने देंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले। कोई भी अपने आप को इतना मजबूत या इतना वो ना समझे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दे। उसने आगे कहा है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के माइंड में डर करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा है कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कार्य किया है वो काफी निराशाजनक है। ये बात कही गई है ऑर्डर में, ये ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं है। उन्होंने कहा है ये बात लिखते हुए, और सोचिए उसके आगे कहा है कि मतलब एसआईआर को रोकने की तो खैर कोई बात ही नहीं हो सकती है और हमको विश्वास है जुडिशियल ऑफिसर्स पे। आप समझिए अंजू जी, मैं अभी 2 दिन पहले झारखंड गया हुआ था, हाईकोर्ट में मेरा मामला था हाईकोर्ट में, और मुझे पता चला कि काफी सारे लोग, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और ये कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमको जुडिशियल ऑफिसर्स पर विश्वास है। उड़ीसा के और झारखंड के काफी सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को मतलब जो न्यायिक कार्य करते हैं उनसे हटा के भेजा गया बंगाल। अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो कार्य करता है, बहुत सारे केसेस को देखता है, उसको छोड़ा दिया गया है कि जाओ पहले बंगाल संभालो, इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, एसआईआर की प्रक्रिया हो। इसका मतलब क्या हो कि झारखंड और उड़ीसा में बहुत सारे लोग वंचित है अपने अधिकारों से, क्योंकि उनके मजिस्ट्रेट या उनके जो न्यायालय है, न्यायाधीश है, वो नहीं है उनके पास। किस चीज के लिए हो रहा है अंजू जी? ये इसलिए हो रहा है ताकि एक राज्य बंगाल में न्यायिक प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव हो। क्या हम मान लें कि बंगाल अब भारत का पार्ट नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की अराजकता वहां हो रही है, ऐसा तो देश में और कहीं नहीं होता है। आज मुख्य न्यायाधीश को बोलना पड़ा कि इस तरीके का माहौल तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। और सही बात है, एसआईआर प्रक्रिया ऐसा तो नहीं है बंगाल से शुरू हुआ है या बंगाल में ही हो रहा है। इसके पहले बिहार में हुआ, इसके पहले कई और राज्यों में भी हुआ। कई राज्यों में कोई जीतता है, कोई राज्य में कोई जीतता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं अंजू जी, उसका एग्जाम्पल उसी दिन हो गया था जब ईडी गई हुई थी एक केस की जांच करने के लिए प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में, और मुख्यमंत्री पुलिस फोर्स डीजीपी को लेके वहां चली जाती हैं और उसकी न्यायिक फाइल को लेके छीन के वहां से चली गई पुलिस के प्रेजेंस में, पुलिस के सपोर्ट से। सो दैट शोज कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर में ये जिम्मेदारी है कि वो न्यायिक व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, वही लोग शायद लॉ एंड ऑर्डर को कत्ल कर रहे हैं, उसको धूमिल कर रहे हैं। और ये बंगाल में स्पष्ट होता है, इसका कोई और एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता। और फिर शशांक जी, ये जो 7 न्यायिक अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये मालदा गए हुए थे, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ही वहां गए थे ना। ये अफवाह फैला दी गई कि ये तो वैध वोटरों के नाम लिस्ट से काट रहे हैं और इसलिए वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो गए और मारने काटने पर आमादा हो गए। तो जो ममता बनर्जी का सीमा पार से आया हुआ वोटर है, घुसपैठिया वोटर है मालदा में, डर तो उसी को सता रहा है ना। तो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग अफवाहें फैला फैलाकर उनको ही तो उकसाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर उनके वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये एपॉलिटिकल है, इसमें किस पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। वो जो भीड़ वहां पहुंची थी, क्या वो पिकनिक मनाने के लिए आई थी? किसी के उकसावे पर तो आई थी? सारे के सारे वहां पर तृणमूल के ही तो समर्थक रहते हैं। नहीं, सोचिए अंजू जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आज सुप्रीम कोर्ट को अपने लिखित आदेश में ये नहीं बोलना पड़ता कि भाई 3 से लेके 5 व्यक्ति, इससे ज्यादा व्यक्ति वहां नहीं जा सकते अंदर। ये अगर कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है इस बात की गंभीरता। आप समझिए अंजू जी, इसके पहले ऐसा नहीं है कि इस केस को, जैसे मैंने पहले भी कहा, बीजेपी ने फाइल नहीं किया है।
इसके पहले ये जरूर हुआ है कई बार कि तृणमूल कांग्रेस या बंगाल गवर्नमेंट या ममता बनर्जी के नाम से केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर को चैलेंज करते हुए या एसआईआर की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए या एसआईआर में कौन लोग हैं उसको चैलेंज करते हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिटेल्ड हियरिंग अलग अलग दिनों में देते हुए कहा कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ये अधिकार है जो अदरवाइज आर्टिकल 324 में लिखे हुए हैं। लिखे होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि इस तरीके से चलेगा, इस तरीके की कार्यप्रणाली होगी, ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे, इस तरीके से आप करिए। लेकिन स्पष्ट कहा कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि वह एसआईआर कर सकता है, हम इसको रोकेंगे नहीं, तरीके से होना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा दिक्कत है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बन जाएगा, ये भी कहा गया। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार मालदा में हुआ है, लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलना पड़ा अंजू जी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब मालदा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी, उन सबको डायरेक्ट किया गया है कि आपको शो कॉज नोटिस इशू करते हैं और आप बताइए कि आप पे इंक्वायरी क्यों ना किया जाए और आप पे एक्शन क्यों ना लिया जाए। सोचिए मतलब कितनी ज्यादा गंभीर बात है। और मैं तो अंजू जी यही देखता हूं कि जिस स्टेट में ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बात हुई है, मतलब कई बार हम बैक टू बैक देखते हैं कि इस तरीके की चीजें हुई हैं। और अंजू जी एक बात और, इस केस में आप ये भी देखिए कि इसके पहले जब वहां पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी उस पर धांधली के आरोप लगे थे। जो स्टेट में पंचायत के चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, किसी से नहीं पूछती है। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी अपने पूछा जाता है कि आप किसको करना चाहते हैं। स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री जिस पे हाथ रख दे वही बन जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा किस तरीके से कई सारे ऐसे सीट थे जो विदाउट अपोजिशन सेलेक्ट हो गए। और अब ये वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। कारण भी स्पष्ट है अंजू जी, कारण क्या है? स्टेट में पुलिस को ये धमका के रखते हैं कि भाई मेरी तरह कार्य करोगे तो करो, नहीं तो तुमको हम देख लेंगे। जनता को धमका के रखते हैं कि भाई हमारी तरह करो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारे साथ रेप हो जाएगा, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा, जो हमने 2021 के इलेक्शन में देखा। तो उनसे भी नहीं। उसके बाद अधिकारियों को भी ये डरा के रखते हैं। सीबीआई और ईडी के साथ भी हमने देखा किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, बंधक बना लेते हैं, कभी मारधार करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी मतलब सोचिए कि ईडी के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी सुरक्षा के लिए मांगना पड़ता है कि आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन हमें भी है। ये भी जीरा चल रही है। इलेक्शन कमीशन अंजू जी एक एक्सेप्शन है। इलेक्शन कमीशन भारत की सरकार का नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ममता बनर्जी को एसआईआर से इतनी तकलीफ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई सारे राज्यों में एसआईआर हुआ, कहीं से भी इतनी शिकायतें नहीं आई। इतनी सारी शिकायतें सिर्फ बंगाल से, पश्चिम बंगाल से क्यों आ रही हैं? वहां पर इतनी तकलीफ क्यों है? क्या ममता बनर्जी वाकई डर गई हैं? उनको कहीं दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस बार सीएम की कुर्सी उनके हिस्से नहीं आने वाली है, उनका पत्ता साफ होने वाला है, इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है? और ममता बनर्जी को पता है कि कितने फर्जी वोटर उन्होंने घुसपैठियों की शक्ल में पश्चिम बंगाल में घुसाए हैं, इसलिए डरी हुई है। अंजू जी एसआईआर की प्रक्रिया क्यों होती है? ताकि घर टू घर जाके चेक कर पाए कि भाई सही लोग हैं जो वोट दे रहे हैं कि नहीं है, क्या वो इस देश के नागरिक हैं, क्या वो जीवित हैं, क्या वो वहीं रहते हैं, ये सब चेक होता है। उसका विरोध इसलिए हो रहा है। और एग्जाम्पल है, आज ही मैं एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि 2208 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पे पिछले कई सालों में कोई किसी की मृत्यु ही नहीं हुई है। ये इलेक्शन कमीशन शॉक है। मतलब 2208, अगर एक पोलिंग बूथ में भी अगर हम मान के चले कि 500 लोग भी हैं तो 2208 मतलब 2208 पोलिंग बूथ। तो ये जो डर है वो ऑब्वियसली स्वाभाविक है अंजू जी। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ हद तक इसमें हमारी न्याय व्यवस्था को भी हम कह सकते हैं कि आपको पहले समझना चाहिए था ये दिक्कत। आज जो न्यायिक व्यवस्था उठी है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बंगाल में गलत हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात पहले से नहीं पता थी? जब 2021 के चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा का उद्गम हुआ, 77 सीट आई लेकिन जीत गई तृणमूल कांग्रेस, और उस समय जिस तरीके से एंटी टीएमसी लोगों को जिस तरीके से मारा गया तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा, उनके द्वारा प्रायोजित लोगों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके पार्टी के ऑफिशियल्स के द्वारा, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो क्या हुआ अंजू जी? कम से कम 3 जजेस ने कहा कि हम ये केस नहीं सुनना चाहते हैं। उस समय क्या हुआ?
न्यायिक जांच नहीं हुई अंजू जी। उस समय क्या हुआ, ऐसा कोई आयोग नहीं बना जो देखे कि वो क्यों हुआ था। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओ मोटो लिया और कहा कि भाई हम किसी मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भेजा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट की दायित्व है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझना पड़ेगा अंजू जी कि आपका दायित्व सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स को लेकर नहीं हो सकता, आपका दायित्व उन 145 करोड़ की देश की जनता को लेकर भी, और बंगाल की जनता टू वेरी प्रिसाइज। जब बंगाल की जनता मर रही थी, मार खा रही थी, रेप हो रहे थे, पलायन के लिए मजबूर थे, तब आपने क्यों नहीं किया कुछ? अगर आप एक बीमारी को इग्नोर करेंगे तो वो बीमारी कल को कैंसर होगी ही अंजू जी, और ये कैंसर है। जिस तरीके की चीजें हो रही है बंगाल में, ये पहली बार नहीं है। आप देखिए जिस तरीके की हिंसाएं, चुनावी हिंसा में बंगाल का जो रैंक है वो पिछले कई सालों में रैंक 1 ही रहा है। हर साल अंजू जी, हर साल रामनवमी होती है, हिंदुओं को मना कर दिया जाता है कि आप अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, और हर साल हिंदुओं को जाना पड़ता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये मांगने के लिए कि भाई हमको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है आर्टिकल 25 में, और हमको शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी जाए। इस बार भी इनफैक्ट विश्व हिंदू परिषद गए थे, इस बार उनको परमिशन मिला था कलकत्ता हाईकोर्ट से, तो क्या हम उस समय भूल गए? और जहां तक बात हुई गलत कार्य करने की, जंगल राज वाली बात, आरजीकर कॉलेज रेप केस का मामला हम नहीं भूले हैं। किस तरीके से पुलिस के प्रोटेक्शन में मीडिया के होते हुए 14 और 15 अगस्त की रात अंजू जी आपको याद होगा कि अचानक से ट्रकों में भीड़ भर के आई जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, और उन्होंने जाके 3rd फ्लोर को तोड़ फोड़ दिया। किस तरीके से डराया गया, धमकाया गया, जिसके अगेंस्ट में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने आए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से संदेश खाली का मामला हुआ। इस संदेश खाली में इनके चहेती लोगों ने जिस तरीके से किया कार्य, और जो वीडियोस या जो महिलाओं की उत्पीड़न के मामले सामने आए, उसके बाद में ममता ने उस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमने अंजू जी ये भी देखा कि किस तरीके से जो राम मंदिर आज अयोध्या में बना हुआ है और भारत की शान है, भारत की आत्मा की जान है, इनका एक बहुत बड़ा नेता बाबरी मस्जिद की घोषणा कर देता है, और ममता बनर्जी की पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद जिस तरीके से खुलेआम एक तरह से धमकी दी ममता बनर्जी के अपने स्टेटमेंट ने, ममता बनर्जी कह रही है कि भाई तुम लोग वोट अगर सही से नहीं दिए तो तुम लोग अपना जान लो, मैं ही बचा के रखी हूं। बिल्कुल। जिस तरीके से कलकत्ता के मेयर जो इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने हिंदुओं को खुला धमकी दिया था जब इलेक्शन के बाद की बात थी। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। माय पॉइंट इज कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट को इस केस का जो नाम है, मतलब ना मैं आज आपके शो में आने से पहले नाम देख रहा था जो सुओ मोटो केस लिया गया है, नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स डेप्यूटेड फॉर वर्क रिलेटिंग टू SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एंसिलरी इश्यूज। मैं बोल रहा हूं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स ही क्यों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी बंगाली होना चाहिए अंजू जी। यहाँ पे बिल्कुल। बंगाल की जनता कैसे वोट देने जाएगी अगर उनको सुरक्षा का भाव ना हो उनके मन में? तो और इस घटना के बाद तो वो और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई ऐसी भीड़ जो न्यायिक अधिकारियों को नहीं बख्श रही है, उनको 9 घंटे तक बंधक बना सकती है, तो ऐसे में आम लोग जो वोट डालने के लिए जाएंगे उनका क्या होगा? और फिर आप अभी हाल फिलहाल में देखिए कैसे सीआरपीएफ के कुछ जवानों को सस्पेंड करना पड़ा। वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे टीएमसी के दफ्तर में जाकर, सुना है वहां कुछ इफ्तारी खा रहे थे, कुछ को पैसे भी दिए गए। ऐसे सीआरपीएफ के जवानों का तो लोकल पार्टियों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता है, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी शायद ये खेल खेलती रही है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लोगों ने कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हमको पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दे रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि वहां सांठगांठ हो जाती है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की इन सीआरपीएफ के जवानों के साथ, उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है? डर अंजू जी, डर। अगर आप किसी को भी डराएंगे, धमकाएंगे, स्टेट पुलिस और मशीनरी का दबाव डालेंगे तो लोग डरेंगे अंजू जी। मेरा मानना है कि सब डर के माहौल में जी रहे हैं, और जब तक बंगाल में ममता की सरकार रहेगी वो डर के माहौल में रहेंगे। और कारण है अंजू जी, कारण क्या है? बंगाल में एक छोटा सा शहर है नक्सलबाड़ी, जहां से एक सोच शुरू हुई नक्सलिज्म, जिसको माओवाद, लेफ्ट विंग टेररिज्म इज अ टर्म अंजू जी, वो शुरू हुआ था। आज इस देश में जब
वो माहौल भी आ गया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने टेररिज्म को, नक्सलिज्म को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। मतलब सिर्फ शायद 2 डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं छत्तीसगढ़ में, इस तक माहौल आ गया। तो लेकिन वो सोच का क्या होगा जो शुरू हुआ? तो जितने भी वामपंथी थे बंगाल में, वो सब माइग्रेट कर गए तृणमूल कांग्रेस में। ममता बनर्जी जिन वामपंथी सोच से लड़ाई करने का दावा करती थी एक समय में, उन्हीं लोगों को उन्होंने अपने पार्टी के मेन स्तंभ में जोड़ लिया, और अब वो वही कार्य कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। और ये मैंने क्यों कहा अंजी जी, आज से कुछ साल पहले जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तो आपको याद होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्होंने अबडक्ट कर लिया था छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में पकड़ के रख लिया था अपनी मांगे मनवाने के लिए। उस समय के होम मिनिस्टर चिदम्बरम कहते थे कि हम जानते हैं कि आप हथियार, आपका कोई गलत इरादा नहीं है, आप हथियारों से बात करते तो आप करिए वैसे ही, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन हमसे सुन लीजिए, बस ये विनती की जाती थी। तो आपने जंगलों से तो खत्म कर दिया, लेकिन सरकार से तो आप नहीं खत्म कर पाए। मुझे लगता है मुझे लगता है केंद्र सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जो नक्सली, और अर्बन नक्सल नहीं अंजू जी, ये नक्सली हैं। अर्बन नक्सल तो सिर्फ बातों के लोग होते हैं, जो नक्सली है ना, वो सरकार में आके उस तरीके का हर कार्य करते हैं जो संवैधानिक नहीं होता है। बंगाल में वही हो रहा है। नक्सली लोग बंगाल की सरकार में बैठे हुए हैं, जिसको संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी एज अ मुख्यमंत्री। और ये जो कार्य हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये रुक पाएगा। आप किसी को वोट देने से ही रोक रहे हैं, आप गलत लोगों का वोट दिलवा रहे हैं, बांग्लादेशी लोगों से वोट दिलवाया जा रहा है, सबको डरा के रख रहे हैं आप। तो बेसिकली सबको अगर आप डरा रहे हैं तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपके मन में डर है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो वह कभी भी बंगाल सरकार जब कोई भी गलत कार्य को सपोर्ट करती है तो एक वकील को लेकर नहीं आती, टैक्स पेयर से दिया गया बहुत सारा वकीलों का झुंड खड़ा होता है वहां पे। तो कपिल सिब्बल भी थे, मेनका गुरुस्वामी भी थी, उसके अलावा वहां पे एडवोकेट जनरल भी आए हुए थे। और सोचिए अंजू जी, बड़ी बात, ये केस ऐसा नहीं था कि पहले से फाइल था कि पता है कि आज क्या होना है, सुओ मोटो केस लिया गया है। इसका मतलब आज सुबह केस रजिस्टर हुआ है, सुबह सुबह। उसके बाद भी अगर इतने बड़े बड़े वकील आके खड़े हुए, उनको भी पता था कि इन्होंने जो कृत्य किया है उसके बारे में बात जरूर होगी। तो एडवोकेट जनरल ने कहा इनके कि आप प्लीज इतना एडवर्सरी पावर मत दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, जिसमें इलेक्शन कमीशन कहा गया ना कि आप सीबीआई एनआईए की इंक्वायरी करवाइए और पता करिए किसने किया है, और 3 से 5 जज तो कहा कि आप इतना मत करिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई साहब, आप विवश कर रहे हैं हमको बहुत ज्यादा कठोर बात करने के लिए, हम ऑलरेडी बहुत कंट्रोल में हैं, आप हमको और विवश मत करिए, क्योंकि हम और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं जो आप कर रहे हैं। आज ये बात भी हुई। आज तक मेरे को नहीं लगता कि किसी न्यायिक इतिहास में बोला गया, मतलब मिस्टर एडवोकेट जनरल, नाउ यू आर कंपेलिंग अस, अनफॉर्चुनेटली इन योर स्टेट ईच वन ऑफ यू स्पीक पॉलिटिकल लैंग्वेज। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। हम इतना पोलराइज स्टेट देखे ही नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर को भी आप पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, ये कहा है चीफ जस्टिस ने। इन सब पार्टी की वजह से कोई न्यूट्रलिटी रही नहीं गई है। आपको क्या लगता है कि हम चुपचाप रहेंगे? हम रात में 2 बजे तक तो मैं पर्सनली देख रहा था सब कुछ। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अंजू जी, इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने जब पहले बोला तो उन्होंने कहा कि मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। और मेनका गुरुस्वामी जो इनकी नई राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि दिस वाज एन अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट। इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है अपॉलिटिकल, जिसमें एसआईआर की एक कानूनी प्रक्रिया हो? मतलब मैं मान सकता हूं अंजू जी की किसी की पर्सनल भावनाओं को आहत करने की कोई बात की गई हो तो शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए, लेकिन क्या वैसा कुछ हो सकता है? जस्टिस बागची जो दूसरे को जज है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पे विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर का, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोग इंक्वायरी करिए, एफर्ट लगाइए, ये इस तरीके का नहीं चल सकता राज्य। तो इस तरीके की बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई अंजू जी। बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, ना ये पहली बार हुआ है ना आखिरी बार होगा। ये जो इलेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होना चाहिए, जिसमें लोगों के मन में भय हो कि हम चुनाव अगर किसी को देख के आएंगे तो कल को हमारा घर रहेगा कि नहीं, कल मेरी बीवी को सही सलामत रहेगी कि नहीं, कल मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा कि नहीं। क्योंकि ऐसा हम देख चुके हैं। क्या हम इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या बंगाल भारत का पार्ट नहीं है?
जब गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कश्मीर में चुनाव अच्छे से हो सकते हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी बैठी है, रोहिंग्या को बचा रही हैं, रोहिंग्या उनका वोट बैंक है, उनके नाम एसआईआर में नहीं है, तो अब उनको डर सता रहा है, तो रोहिंग्या की भीड़ भेज दी मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए या उनको घेरने के लिए। लेकिन अभी आपको याद होगा चुनाव आयोग ने 173 पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बदला था, कितने सारे वीडियो बदले गए थे, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि मालदा की घटना के बाद डीजीपी क्यों नहीं पहुंचा, इलाके का एसएचओ क्यों नहीं पहुंचा, एसपी क्यों नहीं पहुंचा। तो मतलब ये है कि आवा का आवा ही ऊत कहूंगी मैं, तो यहां से वहां बदल दो, लेकिन उन सबकी मालकिन तो ममता बनर्जी है ना, तो वो कहां से सुनेंगी। वहां तो ऐसा लगता है सबको बदलना पड़ेगा, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है सबको बदलना पड़ेगा अगर फ्री एंड फेयर चुनाव आप चाहते हैं। और फिर ये मुझे तो यही लगता है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए वहां पर, तब भी शायद चुनाव ढंग से हो पाए। बिल्कुल अंजू जी, इनफैक्ट जब ये हुआ था कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसके ऊपर भी याचिका फाइल हुई थी हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी फाइल हुई थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक आया, कहा गया कि इतना नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, क्यों नहीं कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। इलेक्शन कमीशन को अगर लग रहा है कि ये सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसके दायरे में है, उसके पावर में है कि वो सब कुछ ऐसा कर सकता है जो निष्पक्षता की तरफ जाए। और रही बात पुलिस ऑफिसर्स की, अंजू जी, अरे हम भूल गए क्या जिस तरीके से संदेश काली मामले में जो वहां के सिटिंग डीजीपी थे, उसको जिस तरीके से राज्यसभा भेजा गया, राजीव कुमार को, हमको नहीं पता है क्या कि क्या निष्पक्षता है? या जिस तरीके से एनआईए वहां गई और वहां पे जिस तरीके से उनके हाथ से छीन के ले गई, डीजीपी वहां भी प्रेजेंट था, ईडी की टीम के यहाँ जब छापा पड़ा था। और आप राजीव कुमार की बात की, मैं एक चीज और बता दूं कि फरवरी 2019 में शारदा चिटफंड घोटाला जो था, उसमें कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर यही राजीव कुमार थे, और इनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता गई थी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, जिसे उन्होंने संविधान बचाने का संघर्ष बताया था। मतलब सीबीआई को अधिकार ही नहीं वहां जाकर पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने का। क्योंकि अगर यही माहौल है जहां मजिस्ट्रेट भी सुरक्षित नहीं है और सीजीआई को ऐसी टिप्पणियां करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्या ऐसे माहौल में फ्री एंड फेयर चुनाव हो पाएगा? क्या ईसीआई ऐसा करवा सकता है, या फिर कोई और ऑप्शन राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कह दिया कि इतना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमको खुद देखना पड़ रहा है, रात में 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। लेकिन आप एक बात और समझिए अंजू जी, कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने भर से कार्य हो जाएगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाना भी अगर है तो उसके बाद भी आपको स्टेट में इतने सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भेजने पड़ेंगे कि वो इनके अराजक तत्व को रोक पाए। ये भी समझना पड़ेगा कि कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे तो उसे रोका जाए। अंजू जी, बंगाल बाकी राज्यों की तरह नहीं है, उसे असुरक्षित बनाया गया है। आज हम मालदा की बात कर रहे हैं, मालदा में 70% मुसलमान है अंजू जी। क्या हिंदुओं की सुरक्षा उस तरीके से वहां हो सकती है जैसे बाकी राज्यों में हो रही है? क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस की बात अलग अलग समय में अलग अलग हाईकोर्ट ने किया है। रांची हाईकोर्ट ने भी बहुत रिसेंटली किया है कि डेमोग्राफिक चेंज करके जिस तरीके से हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाने की कोशिश की गई है, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और हमने देखा है अंजू जी, इस देश में जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी हुआ है वो जगह देश से कटता गया है, चाहे वो कश्मीर के पार्ट हो, चाहे केरल में जिस तरीके से हिंसाएं होती हैं, और अब बंगाल में हम देख रहे हैं, बिहार में भी हम देखते हैं। तो मेरा मानना है कि इस मामले में शायद राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग सुरक्षित नहीं, अगर ऑब्वियसली अगर मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और उसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और कुछ करना नहीं चाह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम जानते हैं इसके पीछे कौन है, इसका मतलब है कि इतना पॉलिटिसाइज हो चुका है कि आप न्यूट्रलिटी दे नहीं सकते। और अंजू जी, अगर न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो चुनाव नहीं हो सकता ऐसे माहौल में। अब शशांक जी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एनआईए की जांच कैसे आगे बढ़ती है। और जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, क्या विदेशी फंडिंग हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनियोजित था, पहले से तय था कि ऐसा किया जाना है,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और अब एनआईए जांच कर रही है, तो जरूर इस मामले में कोई ना कोई विदेशी एंगल है, जिसकी बात आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, सवाल यह है कि उन हालात के मद्देनजर क्या वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं मौजूदा माहौल में, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।